वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के तो लेकर आ गए हैं एंड आई शुड से गुड बाय एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर आवर सेमेस्टर वन। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बाकी दो एग्जाम सब हो गए, लास्ट वीडियो है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की। अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बढ़िया से आप लोग गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट पढ़कर अब यहाँ पर इसको करने आए होंगे सॉल्व हमारे साथ। तो आइए फिर करते हैं इसको सॉल्व, और याद रखिएगा दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे, पूरी कोशिश रहेगी भाई इसी तरीके से वीडियोस अपलोड हो, ऐसे ही कंटेंट बनाया जाए। तो बस आप लोग प्लीज, एक जरूरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या क्या और चीजें ऐड होनी चाहिए वीडियोस में फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि एक महीने में कुछ बहुत कुछ नहीं कर सकते, बट अब टाइम होगा तो आगे हम सोच सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट लानी चाहिए वीडियोस में, क्या चीज और बेटर करी जा सकती है। वो भी आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको फायदा हुआ, क्या आपको लगा कि यार ये फायदा हुआ है, तो अगर ये तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो भी चीजें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और पूरे डीयू में अब ये सेमेस्टर वन तक तो आप लोग नहीं पहुंचा पाए, बट मेक श्योर कि सेमेस्टर टू में जो जो आपको जब भी कोई केमिस्ट्री ऑनर्स का इंसान मिले, तो उससे आप डीयू परीक्षा की बात जरूर करिएगा कि यहाँ पर एक केमिस्ट्री ऑनर्स की वीडियोस अपलोड हुई थी सेमेस्टर वन में, क्या आपने देखी? अगर आपने नहीं देखी तो सेमेस्टर टू में यू हैव टू वॉच द वीडियोस, बिकॉज आपको पता है कितना फायदा हुआ है, आप उनको खुद ही बता सकते हैं, मैं इससे क्या बोलूँ। और मैंने भी कोई फायदा नहीं करा है, फायदा हुआ है हमारा PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वही कराने थे, बस उसको सॉल्व करा है, बाकी कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं है कोई पेपर प्रिडिक्ट करा है, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्वेश्चन डीयू में आते ही PYQ के, तो वही करा दिया था, बस सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, यही अपना लॉजिकल फंडा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, और याद रखिएगा शेयर करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। So let's start with our first question, which says an ideal gas is not expected to show any cooling on free expansion। बात करी थी हमने कि आइडियल गैस के केस में क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? केटीजी ने यही बोला था हमें, हम थोड़ी अपने पास से बताएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम कुछ भी वर्क डन करेंगे, वर्क डन करना चाहेंगे आइडियल गैस पर, तो वो हमारे पास, हमें जरूरत ही नहीं है कि जो उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करे। क्यों जरूरत नहीं है भाई? क्योंकि होते ही नहीं तो कहां से जरूरत होगी। तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते ही नहीं है, तो उनको ओवरकम करने की कोई हमारे पास जरूरत नहीं होती। सो दैट्स वाई आइडियल गैस हमारे पास शो करती है, कोई कूलिंग शो नहीं करती। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, जब हम कुछ ओवरकम करेंगे तब कुछ हीट रिलीज होगी, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जो हमने देखा था, ये देखा था कि यहाँ पर अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है तो हम क्या बताएंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बता देंगे। कि उन्होंने देखा था कि यार अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स में, रियल गैस में। तो गैस जैसे ही एक्सपैंड होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ वर्क डन हमने करा है, किस लिए? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होते हैं, फोर्सेस होते हैं। अब उन गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हमने दूर करा है, तो इसका मतलब उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कुछ ना कुछ कम करा है, जो होल्ड कर रहा था उन मॉलिक्यूल्स टुगेदर को। तो अगर हमने कुछ ऐसा करा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन आ गया, कि हमने काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करी है, जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। सो इसी वजह से हमारे पास जो है कोई एक्सटर्नल वर्क हुआ है, जिसकी वजह से कूलिंग हुई है। तो इट मे बी नोटेड दैट इन दिस केस कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ है बाय द गैस इन एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताना था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो मीन फ्री पाथ इज सिंपली हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और फिर यहाँ पर आप इसका रिलेशन बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। नाउ दे आर आस्किंग कि हमें बताइए कि हमारे पास वैक्यूम के केस में, वैक्यूम क्या होता है हमारे पास, जब प्रेशर बिल्कुल भी ना हो, प्रेशर टेंडिंग टू जीरो। प्रेशर अगर टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत कम हो, मुझे बताइए लैम्डा की वैल्यू किधर टेंड करेगी? सर कहेंगे, आप कहेंगे भाई अगर ये डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इट हैज टू बी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो हम सिंपली ये बोलेंगे, जब हमारे पास हाई वैक्यूम होगा, क्योंकि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। इसको फिजिकली भी अगर मैं बताऊं, एक जगह मैंने गैस मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, गैस मॉलिक्यूल्स की क्या टेंडेंसी है, इधर उधर भागने की, भागेंगे बिल्कुल भागेंगे। अब उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, उनके ऊपर कोई हल्का सा भी एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, क्या कहीं वो बहुत दूर दूर नहीं चले जाएंगे? मैंने मान लीजिए 50 गैस मॉलिक्यूल अपने घर से निकाल दिए, मैंने छोड़ दिया। अब वहां पर ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो हो सकता है पूरे दिल्ली दिल्ली में ही रहे, आसपास रहे। बट अगर मैंने प्रेशर ही हटा दिया, भाई एक मार्स पे चला जाएगा, एक जुपिटर पे चला जाएगा, एक सैटर्न पे चला जाएगा, तो 50 ही प्लेनेट ढूंढ जाएंगे वो। तो इतनी इतनी दूर चले जाएंगे, तो उनके बीच का डिस्टेंस बेसिकली बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो कोलिजन वाला यही हमारे पास मतलब है। अगर आपको थोड़ी बहुत फील आ रही होगी कि किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव टू टेल विस्कोसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ईथर। तो बात कर रखी थी, इथाइल अल्कोहल में एक चीज होती है जिसको किस नाम से बुलाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से बुलाया जाता है। तो विस्कोसिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन
मॉलिक्यूल्स, तो जितनी ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वेयर ईथर क्या होता है बेचारा, ईथर अगर हम बनाए C2H5 या CH3, इसके ही कंपेरेबल बना लें, ये ईथर अगर हम बनाएं तो इसमें क्या है बेचारे में, इसके साथ तो बहुत दिक्कत है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होती है, बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कोई ऐसा सच नहीं होता। सो दैट्स वाई क्या यहाँ पर इसकी विस्कोसिटी कोई खास नहीं होती। देन एडिशन ऑफ डिटर्जेंट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही बात है। वाइल NaCl इंक्रीज, तो इसका हमने क्या बेसिक देखा था, हमने ये बेसिक देखा था कि आप लीजिए पानी, पानी लिया आपने, ये है मेरे पास पानी, पानी के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है मतलब क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना, हाँ सर बिल्कुल है, आप सही बोल रहे हैं। तो ये मैं एक दिखा रहा हूँ, ये भी दिखा देता हूँ चलिए। अब मैंने क्या बोला था कि सरफेस टेंशन क्यों होती है, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, दैट इज ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। नाउ द पॉइंट इज, अगर कोई भी बंदा बाहर का एक्सटर्नल है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दे, बीच में आ जाए, तो भाई वो कर देगा डिक्रीज सरफेस टेंशन। बट कोई अगर बंदा है, वो क्या भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं, अगर वो ऐसा कर दे तो मतलब भाई वो बंदा जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्शन बढ़ाएगा, तो वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देगा। ये हमने छोटी मोटी बात करी। अब जो हमारे पास डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जो RCO नेगेटिव करके कुछ होता है। ये जो R है बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है बेसिकली हाइड्रोकार्बन की ही लॉन्ग चेन होती है। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होती है, दैट इज हमारे पास होती है हाइड्रोफोबिक, है ना, क्योंकि ये वाटर को रिपेल करती है। इनकी बेसिकली ये नॉन पोलर्स होते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ही क्या करते हैं, बीच में आके बैठ जाते हैं। अच्छा खासा वो बेचारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, ये R ग्रुप आके हमारे पास बीच में आके बैठ जाते हैं। आओ भाई क्या हाल चाल है, वो कहना मैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने दो, कह रहे नहीं यार थोड़ी हमसे भी तो बातचीत करो। आप कहेंगे भाई तुमसे बातचीत क्या करें, तुम तो नॉन पोलर आदमी हो, वो कहेगा हाँ यार पर फिर भी कर लो। तो यहाँ पर आके बेचारों को उनको डिस्टर्ब कर रखा है भाई, जो बेचारे अच्छा खासा अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए थे उनके बीच में आके कर रहा है। और दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं, दूसरी तरीके से अगर बताए, कि यहाँ पर ये जो है सरफेस पर सरफेस टेंशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। तो ये लोग आके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कौन लोग, डिटर्जेंट वगैरह लोग सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, उससे क्या होगा, तो ये हमारे पास जैसे ही सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो सरफेस टेंशन तो सरफेस फिनोमिना, तो ये आके सरफेस उस पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वेयर एस अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, जो दूसरे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि NaCl क्या होता है भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Cl नेगेटिव इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या करते हैं, उल्टा बॉन्डिंग को कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं पानी में जाके, ठीक है। तो पानी में जाने के बाद इनकी बेसिकली हाइड्रेशन भी हम बोल सकते हैं, हाइड्रेशन हो जाती है, हाई हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, कोई ऐसे परेशानी नहीं क्रिएट करते। तो ये खुद जाके बॉन्ड बना लेते हैं, ये उनकी तरह नहीं है ये कि भाई ना दूसरे को बात करने दे रहे हैं आपस में, ना खुद बात कर रहे हैं। ये कहना है भाई आओ हमसे बात करो, और बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं लोग। तो इन्होंने काफी ज्यादा इनका फायदा करा दिया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, सरफेस टेंशन जो है वो हमारी बढ़ा देंगे, तो सरफेस टेंशन बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है ऊपर नहीं रहते, सरफेस पर नहीं आते, ये नीचे आ जाते हैं सुकून से, कहते हैं भाई हमें कोई जरूरत नहीं कि सरफेस सरफेस पर आए, ये बल्क में आ जाते हैं नीचे, आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो ये ऐसे वाले लोग हैं, और उनकी मतलब जो थिंकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो दैट्स वाई ये होता है हमारे पास। देन हमें बात करनी है वंडरवॉल कांस्टेंट की, और फिर फॉर्मूला लिखने हैं उन स्पीड का। तो वंडरवॉल्स वाले की हमने बात कर रखी है बहुत डिटेल में, कि यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कुछ ऐसी वॉल्यूम होती है जो हमारे पास, क्या हमने सोचा था कि भाई एक गैस का कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। अब उस गैस मॉलिक्यूल को अगर मैं मानूं कि यहाँ पर कोने में इकट्ठा कर दूंगा, तो कुछ इतनी जगह तो घेरेंगे। आइडियल गैस में हम मानते थे भाई वो जगह नहीं घेर रहे हैं, पर रियल गैस में होता है। तो अगर मैंने इस एक गैस मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, तो वो इतने एरिया में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो गैस मॉलिक्यूल है ना। तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो दैट इज द को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब वो हम कैसे देखते हैं, तो हम वो मानते हैं कि यार दो गैस मॉलिक्यूल हैं, इतना ही वो क्लोज आ सकते हैं, तो इसके इतने का हमने इतने इनके इतने डिस्टेंस का एक रेडियस मान के स्फीयर बना दिया। तो हमने कहा इसी को एक्सक्लूड करना है। देन हमने क्या करा, 4/3 पाई डी क्यूब निकाल लिया। ये किसके लिए था, पर दो मॉलिक्यूल्स के लिए था, तो एक के लिए मैंने हाफ कर दिया। फॉर वन मॉलिक्यूल आई हैव टू हाफ दिस वॉल्यूम, एक्सक्लूड कर रहे हैं ना वॉल्यूम के भाई, एक जो मॉलिक्यूल है वो कितनी जगह में नहीं फिर सकता। टोटल वॉल्यूम के माइनस जितनी उसकी अपनी वॉल्यूम होगी, उसका बेसिकली जितना एक स्फीयर अगर हम बनाएंगे डी रेडियस का, जितनी उतनी उसकी वॉल्यूम होगी उसके आधे की, क्योंकि दो के लिए बना रहे हैं हम। तो ये हो जाता था। बाकी हमने डिटेल में इसकी बात कर रखी है अपने लेक्चर्स में, कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, 2/3 पाई डी क्यूब। अब यहाँ पर हमने क्या करा, रिलेशन लगाया, डी बराबर 2r है,
दिखने से ही पता लग रहा है। तो डी बराबर हमारे पास जैसे ही 2r था तो मैंने r की वैल्यू पुट करी, तो वॉल्यूम मेरी आ गई इन टर्म्स ऑफ डी 1/6 पाई डी क्यू। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या थी हमारे पास 2/3 पाई डी क्यू। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से आया, और ये क्या थी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल थी। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, 4 गुना है हमारी जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है दैट इज उसकी करनी थी काइनेटिक एनर्जी वाले। तो ये हमारे पास बेसिकली हमें मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात करनी थी। तो ये है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक्सप्रेशन। एक पर मोल होती है, एक पर मॉलिक्यूल होती है। पर मोल कौन सी है, ये वाली पर मोल है, ये वाली पर मॉलिक्यूल। ये क्या है हमारे पास, एवरेज है। ये क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर है। तो इसका जैसे ही हम रेशो लेंगे तो हमें ये मिल जाता है कि सी 1:0.9 दिस। तो हमें अलग ही पता चल रहा है जो RMS है वो सबसे ज्यादा है, देन एवरेज है, एंड देन हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल है। तो ये हमारे पास इसका रेशो हो जाता है। तो आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि ये चीजें, ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन चाहे तो लिख दिएगा, वैसे आई थिंक पूछ नहीं। एक्सप्रेशन लिख दिएगा, रेशो लिख दिएगा और बता दिएगा कि VRMS सबसे ज्यादा होती है। और चाहे तो आप वो वाला ग्राफ भी बना दीजिएगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो जिसमें हमने यहाँ पे देख रखा था कि क्या क्या था। तो ये आप बना दीजिएगा, आपको यहाँ पे ऑर्डर भी पता लग गया है कि क्या ऑर्डर है, तो उस हिसाब से आप बना भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें डिराइव करनी है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये चीजें दे रखी हैं, दोनों चीजें हमने कर रखी हैं। देन डिराइव करनी क्या, रिड्यूस्ड इक्वेशन फॉर रियल स्टेट। ठीक है, ये भी डिराइव कर रखी है। तो आइए जो हमने डिराइव करी थी उसी को देख समझ लेते हैं उसी से। तो यहाँ पर क्या हमने देखा था कि सर यहाँ पर जो है एक हमने कंटेनर माना था जिसकी लेंथ L है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन क्या हो रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल आया कुछ u रफ्तार से आया, और हमें केटीजी ने बताया था भाई जो कोलिजन है इलास्टिक होंगे, मतलब जिस रफ्तार से टकराएगा उसी रफ्तार से वो वापस चला जाएगा। ये हमें केटीजी ने बताया था। तो ये u वेलोसिटी से आया, टकराया, उसी रफ्तार से पीछे की तरफ चला गया। पीछे की मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गया। ठीक है सर, चले गए। तो अब यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल ये था mu मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल क्या था, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई तो मैं ये लिखूंगा। अब मैं डेल्टा पी निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा फाइनल माइनस MU माइनस इनिशियल, तो -2MU पर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात करी ना। हमें पता है जो टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वो कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है L, स्पीड क्या है U। तो अब हम क्या करेंगे, dp/dt या डेल्टा p/डेल्टा t निकालेंगे। तो हमने ये फोर्स की वैल्यू निकाली, और u क्या है, हम u को मान लेंगे कि हमारे पास c² है, दैट इज स्पीड। ना हमें क्या करना है, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स है। तो हमें उन सभी n की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का फोर्स ऐड करना है। तो उन सभी का मास तो सेम होगा, उन सभी की जो लेंथ है वो भी सेम होगी। जब हम ऐड करते जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे कि हमें उनकी स्पीड के स्क्वायर को ऐड करना है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड को स्क्वायर को ऐड करा, जो सेकंड है उसकी स्पीड के स्क्वायर को ऐड करा, ये हम करते जाएंगे। और ये क्या चीज है, बेसिकली यहीं पर हमारे पास आता है कंसेप्ट VRMS का। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटीज को स्क्वायर करके ऐड करिए, डिवाइड कर दिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये होता है। और इसी का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊं तो मुझे यहाँ पर रूट लगाना होगा। अगर यहाँ से रूट हटा दिया तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा रहा हूँ, समझ में आया। अब ये किसके इक्वल होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ ऑल द जितने भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं 1 से लेके n तक, कुछ n मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी की वेलोसिटीज को ऐड कर दूंगा। तो मैं उसको इस तरीके से लिखता हूँ, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक सी आई उसका स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमें जैसे ही मिली मैं पीछे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मुझे फोर्स मिल जाएगा। मैंने फोर्स ये लिख दिया 2m/L NC², ठीक है, ये लिख दिया, बहुत बेहतरीन बात है। और अब क्या करेंगे इसके बाद हम, अब मुझे पता है जो मेरे पास प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स लिखा मैंने, एरिया क्या होता है क्यूब का, सर एरिया ऑफ क्यूब बेसिकली होता है 6L²। तो एरिया की वैल्यू यहाँ पुट करी, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाती है काइनेटिक गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNc²। P is the pressure, V is the volume, 1/3 is 1/3, M is the mass of gas molecules, N is the number of gas molecules, C is the वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू बी मोर प्रिसाइज। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, रिड्यूस गैस इक्वेशन को हमने डिराइव करा था, बेहतरीन तरीके से ये बात करी थी हमने पूरी डिटेल में कि हमारे पास जो रिड्यूस प्रेशर होता है दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय क्रिटिकल प्रेशर, VM/VC, देन हमारे पास ऐसे ही TR होता है। तो ये सारे होते हैं। अब मुझे अगर प्रेशर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, PR इंटू PC के, सिंपल, रिड्यूस प्रेशर इंटू दैट इज माई क्रिटिकल प्रेशर की इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमें पता है हमारी वंडरवॉल की इक्वेशन थी। इसमें मैंने क्या करा, P की जगह PR इंटू PC लिख सकता हूँ, हाँ सर। VR की जगह V की जगह VR इंटू VC लिख सकता हूँ, हाँ सर, यहाँ भी। और इसकी जगह TR इंटू TC लिख सकता हूँ, हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि PC की वैल्यू क्या है, A/27V², VC की वैल्यू क्या है 3B का होल स्क्वायर, या 3B सॉरी, देन TC की वैल्यू क्या है 8A/27RB। ये लिखूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा, एट द एंड में इस
तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में डिटेल में कर रखा है गैसियस स्टेट में, बेहतरीन तरीके से पढ़ी भाई। डेरिवेशंस तो इतनी करी हैं, एकदम प्रॉपरली करी हैं, और मजेदार वाली डेरिवेशन करी है सारी, खतरनाक से खतरनाक। जो जो डेरिवेशन थी ऑलमोस्ट सारी देख ली मेरे हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कोई छोटी होगी उस वाले लेक्चर में। तो उन लेक्चर्स को जरूर अटेंड करिएगा, सारी मिल जाएंगी, इसमें तो कुछ भी नहीं होंगी, जितने पेपर में आए हैं उतनी है, उसमें तो बहुत डेरिवेशन मिलेंगी। वैसे पेपर में भी अच्छी खासी आएगी। तो ये आपने देखा, देन फाइनली हम सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, इस इक्वेशन की क्या खास बात थी भाई, ये खास बात थी कि यहाँ पर हमारे पास ना ही आर आता है, ना ही वंडरवॉल्स कांस्टेंट ए एंड बी आता है। तो इसका मतलब ये है, अगर मुझे किसी कंपाउंड का, सॉरी किसी गैस का रिड्यूस प्रेशर पता हो, किसी गैस का रिड्यूस वॉल्यूम पता हो, तो क्या मैं टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये भी पता ही होगी, तब आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। दैट्स वाई इसको हम बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमें एक न्यूमेरिकल देखना है, तो उसको कर लेते हैं। हमें सबसे पहले प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय गैस निकालना है। हमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे रखे हैं इतने, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे रखा है इतना इन केजी, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम दे रखी है इतनी, तो सभी कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। तो पीवी की पी इंटू वी लगाऊं, पी इंटू वी इज इक्वल्स टू 1/3 m n सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ सी इन्होंने दे रखी है उसमें, तो उसको सेंटीमीटर में कर दूंगा तो 10⁻³ हो जाएगी ना, और 10⁻³ तो इंटू सी का स्क्वायर दैट इज 10⁻6 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ, आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से आप प्रेशर निकालोगे। अब बात कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत सिंपल है भाई, 1/2 m n c² की इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है। 1/2 एज इट इज, मास इतना आ जाएगा, इतना है नहीं माइनस में, एन इतने आ जाएंगे, सी स्क्वायर यहाँ पर 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आसान है? हाँ सर बिल्कुल आसान है। देन क्या बताना है? टेम्परेचर ऑफ द गैस बताना है। सो आई थिंक यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी निकालने जाएंगे, वो बताइए मुझे किस में निकालेंगे? सर वो हम पर मॉलिक्यूल निकालेंगे, पर मोल तो नहीं निकालेंगे। हाँ सर, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर 3/2 kT लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी निकालकर 3/2 kT लगाऊंगा। एक बार आप लोग अगर मुझसे इसमें मिस्टेक हो रही हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर 3/2 RT तो नहीं लगेगा। जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पर 3/2 kT ही फॉर्मूला लगे। बाकी वी नेवर नोस कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या लगेगा, ये थोड़ी सी, बट एक सेकंड, यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में आएगी? वो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारी जूल में। तो जूल में आएगी, हाँ ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू भी जूल में होती है। सो आई थिंक ये हमारे पास निकाल लेंगे यहाँ से हम टेम्परेचर अपना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम सारे मॉलिक्यूल्स की निकाल रहे हैं, जितने भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ठीक है, तो एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है शायद RT ही लगे। यस, तो यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो n टाइम्स हो जाएगी, तो 3/2 इंटू n हो जाएगी। यस ये ठीक है, यही मिस हो रहा था बस, 3/2 n kT हो जाएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे हम काइनेटिक अपनी एनर्जी से, तो ये हमारा आंसर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। सो ये इजी था हमारे पास ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पर हमें मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है और कोलिजन पर सेकंड पर मॉलिक्यूल, मतलब कोलिजन नंबर निकालना है। सो लेट अस कैलकुलेट लैम्डा बराबर, हमें पता है क्या होता है सर, लैम्डा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दैट इज क्या होता है बताइए? KT/√T πd² होता है। यस सर होता है। तो के क्या होता है हमारे पास पता है हमें, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जूल में होता है। और ये डिवाइड करूंगा मैं किससे? अच्छा टेम्परेचर तो लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। 298 केल्विन डिवाइड बाय √2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से डाल लेंगे, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से डाल लेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है डायामीटर, मॉलिक्यूलर डायामीटर कितना दे रखा है, दैट इज माई 361 पिकोमीटर। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हो सकता है मैंने एक चीज गलत बता दी हो कि 1 पिकोमीटर, किसी वीडियो में मैंने 10⁻⁻9 बोल दिया था शायद, मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा। तो ये मेरे पास पिकोमीटर मेरे पास होता है 10⁻⁻12 मीटर। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा पिकोमीटर को किस तरीके से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डायामीटर है दैट विल कम आउट एज दिस इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, यही हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी का मैं कर दूंगा स्क्वायर, तो 361 इंटू 10⁻361 है -12 का स्क्वायर, मीटर में है, इंटू प्रेशर एटीएम में मत रखिएगा, प्रेशर को भी कर दिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 एटीएम हमारे पास इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, अब अपने आंसर तक पहुंच जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? मीटर में मिलेगा। देन यू कैन कन्वर्ट इन द यूनिट अकॉर्डिंगली, जिस हिसाब से भी आंसर आया होगा। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ सिखा दिया, बाकी अब क्या है, कैलकुलेटर का काम है, सारी यूनिट कन्वर्जन हमने देख ली। नेक्स्ट निकालना है हमें कोलिजन नंबर, दैट इज Z1 निकालना है हमें। तो Z1 किसके इक्वल होगा? अगेन पाई क्या है, पाई तो पाई है, डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर हम लिख देंगे, इनटू क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला लगा है। सो एवरेज स्पीड क्या होती है बताइए? एवरेज स्पीड होती है हमारे पास √8
8RT/m, है ना, यही होती है ना, √8RT/m। ध्यान रखना है अगेन 32 इंटू 10⁻³ लिखना है, 8RT/m लिख दिया, इंटू हमारे पास क्या है, √2 हो गया, √2 ले लिया मैंने, अच्छा √2 आएगा सबसे पहले, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 पाई d² C average इंटू रो इज P/kT। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर हमें किसमें लेना है, ध्यान रखिएगा, इसको लेना है 1.01 इंटू 10⁻5 में। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, P/kT। kT क्या होगा, k वही हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप डाल दीजिएगा, दैट इज 1.38, आगे लिख दीजिएगा, इनटू टेम्परेचर। ये तो सारी चीजें मैंने सिखा दी कि भाई इस तरीके से करना है, आंसर बस आप निकाल लीजिएगा आराम से। तो इस तरीके से यू गाइस कैन कैलकुलेट दिस बोथ द आंसर। तो और कुछ तो नहीं निकालना, तो ये 5 नंबर आप पीजीएम में आ जाएंगे। देन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइट, प्रेशर, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस ऑन बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू P0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस mgh/RT। यही हमने डिराइव करा था, हाँ सर ये हमने डिराइव करा था। तो हो सकता है इस बार आपके पेपर में डेरिवेशन आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार नहीं आई, तो हो सकता है इस बार वो डेरिवेशन दे दे। इस बार क्या बात करनी है, हाइट की बात करनी है। तो ये कॉमन सेंस भी है, वैसे भी हमें पता है कि हाइट, जैसे जैसे हम एक सर्टेन लेवल पर, अगर हम सी लेवल पर 1 atm प्रेशर मानते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पर जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, अब आप इसको बताएंगे कि हमारे पास अगर हाइट हमारी बढ़ रही है, अगर मेरी हाइट बढ़ रही है, तो क्या ये ओवरऑल चीज इंक्रीज होगी, हाँ सर mgh/RT है। अगर पहले हाइट 3 थी, अगर ये पूरा mg/RT को बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ mg/RT मेरा मान लेते हैं, पहले था 2, हाइट थी मेरी 1, तो 2 into 1 हो रहा था। अब हाइट हो गई मेरी 2, तो 2 into 4 हो रहा है। तो क्या ये पूरी चीज mgh/RT बढ़ रही है, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, हाँ सर, तो ये चीज हमारी इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो ई पर पहले पावर थी -2, अब क्या होगा, ई पर -4 हो गई, तो ई, ये टोटल ओवरऑल चीज क्या होगी, ये छोटी हो गई, क्योंकि ये क्या होगा, नेगेटिव में बढ़ रही है ना पावर, इसको क्या बोलते हैं 1/e का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे 1/e की पावर 4। तो पूरी चीज ये घट रही है, अगर ये पूरी चीज घट रही है तो P0 से कुछ जो पहले था उससे वैल्यू कम आएगी, तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज वी कैन टेल अबाउट मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली हम अगर बात करें हाइट की बात कर ली, मॉलिक्यूलर मास का भी सेम केस होगा। जैसे जैसे हाई मॉलिक्यूलर मास वाली गैसेस आएंगी, जैसे जैसे हाई मॉलिक्यूलर मास वाली गैसेस आएंगी, उनका जो प्रेशर है एट सर्टेन हाइट वो हमारे पास कम होगा एज कंपेयर टू अदर गैसेस, अगर हमारे पास सर्टेन हाइट पर वो हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर मास की बात हो गई। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का इसका उल्टा है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी सर, ओवरऑल चीज जो है वो हमारी घट जाएगी, क्योंकि कोई चीज डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है बट वो माइनस में डिक्रीज हो रही है, -2 से -1 गया, मतलब ओवरऑल इफेक्ट बढ़ा है। तो ई की पावर जो है वो समथिंग इंक्रीजिंग हो रही है। अगर ई की पावर कुछ बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है प्रेशर कुछ बढ़ेगा। तो हमारे पास अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ ना कुछ प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली समझ लिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है हमारे पास विद हाइट, क्योंकि हाइट का ही फंक्शन होता है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुई प्रेशर डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वीकर होता जाता है विद डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दिस इज बिकॉज यहाँ पर जो एयर कॉलम है अबव वो थिनर होता जाता है ग्रेटर एल्टीट्यूड पर। देन एक रीजन होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर का। देन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हॉट कंडीशन मतलब वार्म कंडीशन पर जो गैसेस होती हैं वो मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मतलब अच्छे तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है, वेरस कोल्ड कंडीशन में वो कंप्रेस हुई भी होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भी था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था सर, टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ ऐसा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो प्रेशर भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हॉट कंडीशन हो रही है, तो गैसेज जो है वो इवनली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यही था ना हमारे पास, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पूरी क्वांटिटी घटी, ये पूरी क्वांटिटी घटी बट नेगेटिव में घटी, तो मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा। हाँ, तो यही था हमारे। कोल्डर कंडीशन में गैसेस क्या होती है, कंप्रेस होती है किसके, क्लोजर टू द सरफेस, क्लोजर टू द सरफेस लीडिंग टू स्टीपर प्रेशर ड्रॉप विद हाइट। तो प्रेशर का जो ड्रॉप है वो जो है वो स्टीपर होता है विद हाइट से। देन हैवियर गैसेज जो होती हैं, अगर हम देखें बैरोमेट्रिक फॉर्मूला से कि हायर मॉलिक्यूलर गैसेज जो है वो डिक्रीज इन प्रेशर जो है उनका मोर रैपिडली होता है विद हाइट। हमने देखा है एम जो है वो न्यूमरेटर में था, जैसे जैसे मैं बड़ी हाई मॉलिक्यूलर की गैस लाऊंगा तो जैसे ही वो हाई प्रेशर पर ऊपर वाले हाइट उनकी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उनका जो डिक्रीज इन प्रेशर होगा वो बहुत तेज होगा। एक गैस है मेरी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, एक है मेरे SO2, 64 है, एक का मास 32 है। ये जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके गया कुछ डिक्रीज होगा प्रेशर में, मान लेता हूं मैं 1 ATM का प्रेशर का डिक्रीज हो गई, मान लेता हूं, या 0.5 ले लेते हैं, चलिए कुछ हाइट पर लेके गया 0.5 ATM होगा।
इसको भी मैं सिमिलरली एच हाइट पर लेके गया, बट इस केस में जो होगा ना वो कम से कम 0.75 का होगा या 0.8 का होगा। तो यहाँ पर क्या है, मोर रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। एच ई हाइट पर मैं इसको लेके गया, एच ई हाइट पर मैं इसको लेके गया, लेकिन डिक्रीज किसमें ज्यादा हुआ, डिक्रीज हमारे पास 0.75 एटीएम का हो गया, तो ये 0.25 बन गया होगा इसका प्रेशर। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देन लास्ट क्या है हमारे पास, लाइटर गैसेस डिस्ट्रीब्यूट फर्दर। जो गैसेस होती हैं जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे कि ये दोनों हाइड्रोजन हीलियम, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं लार्ज एल्टीट्यूड पर भी, लार्ज हाइट पर भी, क्योंकि इनका जो वो है वेट जो है वो कम है, इंटरेक्शन जो है वो इनका वीकर होता है विद ग्रेविटी। तो अर्थ के एटमोस्फेयर में क्या है हमारे पास, दैट्स वाई नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको मिलती है ज्यादातर सरफेस में। जो लाइटर गैसेस होती हैं वो आपको अपर मिलेंगी, मतलब ऊंची हाइट पर मिलेगी। सो दिस इज अबाउट हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा, आई थिंक आई हैव टू डिराइव। ओके, तो सबसे पहले मैथमेटिकल, इसकी हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है हमने, मॉलिक्यूलर स्पीड वाले की मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेरिवेशन भी कर दी। वैसे डेरिवेशन इन्होंने मांगी नहीं, एग्जाम में मांगी नहीं, बट हमने बात करी थी। सो यहाँ पर क्या हुआ था, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास थी इसकी डेरिवेशन, मतलब ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी। पीसीडीसी क्या है हमारे पास, एक्चुअल में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है, जिनकी वेलोसिटी क्या है बिटवीन सी एंड सी प्लस डीसी। कुछ की वेलोसिटी सी है, कुछ की वेलोसिटी सी से थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज सी प्लस डीसी। क्या इक्वल था 4 पाई। एम क्या है, मास ऑफ द गैस। पाई क्या है, पाई पाई है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। 3/2 मतलब ये तो पावर है। सी स्क्वायर क्या है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। ई एक्सपोनेंशियल है, बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम है। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी है, बता दिएगा भाई टी टेम्परेचर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सी स्पीड, और डी एन बाई एन लिख दिएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी इतने से इतने के बीच में। वैसे हमने ये भी देखा था कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2 के टी है, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। इसको भी बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा थोड़ा। ये हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली थी, और हमने साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की डेरिवेशन देखी थी अपनी उस वीडियो में गैसियस स्टेट की, तो जाके देख लीजिएगा उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखी। अब हम आते हैं भाई अपनी डेरिवेशन करते हैं जो हमसे पूछा गया है, दैट इज माय न्यू, हमारी क्या थी वो, एवरेज स्पीड थी। एवरेज की करनी है, हाँ एवरेज की हमें डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, खाली किसके इक्वल होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुछ स्पीड है। मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड C1 है। सिमिलरली N2 मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी कुछ स्पीड होगी C2। करते करते कुछ एंड हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो दैट विल बी माई एवरेज स्पीड मेरे पास आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मुझे थोड़ा इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो, एवरेज स्पीड इज सिंपली माई इक्वल टू, जितने भी एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूँ, सिंपल एक मॉलिक्यूल लूँ, मतलब एन कुछ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड में लेट कर रहा हूँ सी है। स्पीड कहाँ से वेरी कर सकती है भाई, बहुत सारी स्पीड हो सकती है, हम मान रहे हैं। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है इसमें कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी ना हो, क्योंकि मुझे भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, जैसे बुक में लिखा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझ के मैंने कोशिश करी है बेस्ट पॉसिबल वे में इसकी डेरिवेशन दिखाने की, जैसा हो सकता था। तो कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो यू हैव टू मेमोराइज देम फॉर नाउ, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, मुझे भी नहीं आती। आप अपने टीचर से बाकी बाद में पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत डिटेल में बता सकते हैं डेरिवेशन। और मुझे भी फिर आप बता दिएगा कि मेरा क्या थोड़ा समझाने में जो गलती हुई वो आप मुझे बता दिए। फिलहाल देखते हैं, तो आपको क्या मानना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड जो है वो किसके इक्वल है, जितनी भी स्पीड्स हैं हम उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान रहा हूं मतलब मैं डीएन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड सी है, उन सभी को मैं ऐड कर दूं और नीचे एन लिख रहा हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा, सी इंटू डी एन मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं एन, उनको मतलब डी एन मतलब कुछ कम मॉलिक्यूल्स हैं, इंटू सी से मतलब उनकी स्पीड से मल्टीप्लाई करके उन सभी को मैं ऐड कर दूं और डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल से, तब मुझे मिल जाएगी मेरी एवरेज स्पीड, यही होगा। हाँ, तो यहाँ पर जीरो से मैं इन्फिनिटी लिमिट ले रहा हूँ। और डी एन बाई एन किसके इक्वल है हमारे पास, हमें पता है डी एन बाई एन इक्वल है किस, पीसीडीसी के, पीसीडीसी के इक्वल है। और पीसीडीसी की जो वैल्यू है, अब मैं नीचे जैसे ही यहाँ पर पुट करूंगा जीरो से इन्फिनिटी, तो वो मेरे पास कुछ आएगी आपकी क्या, दैट इज 4 पाई एम बटे 2 पाई के टी की पावर 3/2, ठीक है। देन सी स्क्वायर आएगा, हाँ सर सी स्क्वायर आएगा। देन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटे 2 के टी डॉट टी सी, और एक सी पहले था उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ लेट करना है, क्या लेट करना है कि एम सी स्क्वायर बटे 2 के टी इक्वल है मेरा एक्स स्क्वायर के, लेट करना है। अच्छा, तो यहाँ से अब आप सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये सब कुछ उधर चला जाएगा, तो 2 के टी बाई एम उधर चला गया, अंडर रूट में आ जाएगा वो, और एक्स स्क्वायर पे से रूट हट जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। सी की वैल्यू मैंने इस तरीके से निकाली, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जरा डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या है सी की रिस्पेक्ट में और एक्स की रिस्पेक्ट में, तो ये एम एज इट इज रहेगा बाहर, सी स्क्वायर का करूंगा डिफ्रेंसिएशन तो 2c डी सी हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 के टी।
इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा या नहीं? यस सर हो जाएगा। ये कैंसिल करके क्या करिए आप अब निकाल लीजिए वैल्यू डीसी की। तो डीसी जो है मेरे पास आ रहा है x dx उधर ही रहेगा डिवाइडेड बाय x dx डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में अच्छा ये आ जाएगा 2kt बटे m 2kt बटे m इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा c आ जाएगा नीचे c आ गया आ गई डीसी की वैल्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करिए किसकी ये वाली 2kt बाय हाफ m। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आएगी 2kt बाय हाफ और ऊपर भी क्या है 2kt बाय m हाफ में नहीं इसकी पावर 1 है तो ऊपर डायरेक्टली चला जाएगा और नीचे एक x है x कैंसिल हो जाएगा। तो डीसी मेरा इक्वल हो जाएगा x dx नीचे c की वैल्यू क्या है लिख ही देता हूँ यार कभी समझ नहीं पाओ ये लिख दिया मैंने ये हाफ है डॉट मल्टीप्लाई में x इंटू 2kt बटे m ये पावर है 1। तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा x से x कैंसिल हुआ फाइनल मेरे पास आ गया dc इंटू सॉरी dc आएगा कुछ dx आएगा ना हाँ सॉरी dx आएगा यहाँ पे। तो ये मेरा आ गया dx इंटू 2kt बटे m की पावर हाफ। ये मैंने dc की वैल्यू निकाली। तो dc की वैल्यू यहाँ से निकाली। अब क्या करना है इतनी कहानी क्यों करी। अब यहाँ पर हम ध्यान से एक चीज देखें। अब अगर ध्यान से देखें c की वैल्यू मैंने निकाल ली थी ना। अब इस c का क्यूब करिए इस c का क्यूब करिए तो c क्यूब मेरा इक्वल हो जाएगा 2kt बटे m की पावर 3/2 डॉट एक्स क्यूब। ठीक है इतना हाँ सर इतना ठीक है। नाउ अब चलते हैं अपनी जो हमें डेरिवेशन करनी थी। देखिए आप ये वाली चीज तो बेचारी कांस्टेंट है इसको मत छेड़िए c क्यूब हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो हमें करना है 0 से इन्फिनिटी तक c क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस mc² बटे 2kt का करना है। ठीक है इतना आप सभी लोग मानते हैं। हाँ सर बिल्कुल मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे इसका करना है। अब आप क्या करिए c क्यूब की वैल्यू पुट करिए c² की वैल्यू पुट करिए और dc की वैल्यू पुट करिए। सर c क्यूब की वैल्यू अगर हम पुट करें तो यहाँ पर ये आ जाएगी सिंपल 0 से इन्फिनिटी तक 2kt बटे m की पावर 3/2 डॉट एक्स क्यूब c क्यूब की वैल्यू डाल दिया माइनस। अब इंटू क्या करना है सर dc की अगर हम डालें तो dc यहाँ पर आ जाएगा 2kt बटे m की पावर हाफ इंटू dx। हाँ सर देन ये आ गया। इसके बाद आपको क्या रखना है ये जो e की पावर है ये जो एक्सपोनेंशियल है इसमें क्या है माइनस mc² बाय 2kt। यहाँ पर जब आप वैल्यू डालेंगे उसकी किसकी दैट इज माई mc²/2kt की यहाँ पर आप डालेंगे तो ये आपका mc²/2kt क्या था x के इक्वल था। तो e की पावर क्या हो जाएगी ये -x² हो जाएगी होगी या नहीं। हाँ सर तो आप देखेंगे ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है इनको पीछे ले जाइए जो बचे हैं उनको देखते हैं आगे। तो 0 से इन्फिनिटी से पहले मैं लिख दूं जो कांस्टेंट टर्म मेरी बच रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों लोग हाँ कि ये 3/2 पावर है ये हाफ पावर है तो क्या हो जाएगा 4/2 4/2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो 2kt बटे m का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी तक जाना है क्या क्या बच रहा है x³ डॉट e⁻⁻x² dx ये बचा है। अब ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आने जा रहा है आप सभी की स्क्रीन पर ये कोई भी मुझसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा क्योंकि मुझे भी इसी बुक में देखने के बाद पता लगा था कि 0 से इन्फिनिटी तक x³ डॉट इसका फॉर्मूला आप भी साइड में लिख दीजिएगा इक्वल होता है हाफ के पास। ये यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो मैं आपको समझाऊं हुआ क्या है इतनी देर में जो कहानी करी है वो क्या करा है एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई आपकी जो एवरेज स्पीड है आपको बस इतना ध्यान रखना है 0 से इन्फिनिटी तक c इंटू dn/n कर देना है आपको। हाँ सर कर देंगे। dn/n किसके इक्वल होता है pc/dc के। हाँ सर कर देंगे। pc/dc क्या होता है वो हमें फॉर्मूला अपना पूरा निकाल रखा है वो लिख देंगे आप। ठीक है सर इतना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक c³ हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 4πm/2πkt की पावर 3/2 उसको आप थोड़ा साइड में रख देंगे। ठीक है सर ये भी कर देंगे आप और बोलिए आप बोलते जाइए। अब क्या बचेगा आपके पास c³ इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर समथिंग बचेगा। तो आपने क्या करा x² को लेट कर लिया जो ये e की पावर में था। ठीक है अब x² को आपने जैसे ये लेट करा तो e की पावर ये सिंपल हमारे पास -x² तो हो ही जाएगी ये तो आप सभी को पता है। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर एक तो आप c की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है सर वो भी निकाल लेंगे वो भी हो जाएगा। और बोलिए फिर आप क्या करिए dc की वैल्यू निकालिए। सर वो कैसे निकलेगी आप पहले इसको मारिए डिफरेंशिएट c को तो 2c dc हो जाएगा और ये 2x dx हो जाएगा। फिर आप यहाँ से dc की वैल्यू निकालेंगे जो c की वैल्यू निकालिए उसको पुट करिए c भी हट जाएगा। तो dc की वैल्यू आपने x dx के फॉर्म में निकाली c³ की वैल्यू आपने x की फॉर्म में निकाली। काम हो गया आपका बहुत सारा। हाँ सर हो गया। अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू। अब आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे थोड़ी बहुत सॉल्विंग होगी फिर आप देखेंगे यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इसकी वैल्यू आप पहुंचाएंगे हाफ तक। तो ये इंटीग्रेट करके आप आ गए। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा हो गया जो कि कुछ आया है हमारे पास जो इंटीग्रेट है जिसको मैं आई बोल देता हूँ
आई जो इंटीग्रेट करके आया है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी सर, एवरेज स्पीड हमारे पास थी, हमें ये वाला फैक्टर हम भूल गए थे, हमने कहा इसको बाद में लिखेंगे, तो अब हमें ये फैक्टर लिखना है, दैट इज ये। सो फाइनली हम क्या करेंगे यहाँ पर दिस, अब एवरेज स्पीड को लिख देंगे दिस टू के टी एम का स्क्वायर इंटू हाफ हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दी। और मेरा ये पुराना वाला फैक्टर था 4 पाई इंटू एम अपॉन 2 पाई के टी, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 के टी बाई पाई एम की पावर हाफ या 8 आर टी बाई पाई एम। और ये क्या है, मोलर मास। ये क्या है, ये मोलर मास इन ग्राम है। ये हमारे पास आप बोल सकते हैं एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, दोनों सही रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे क्योंकि गैसेस की बात हो रही है ना। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, ये आपका एटॉमिक सॉरी मोलर मास है। ये वाला बड़ा एम क्यों होता है, क्योंकि के की वैल्यू हम लिख देते हैं आर अपॉन एन, फिर एम इंटू एन हमारे पास मोलर मास के इक्वल हो जाता है। तो क्या डेरिवेशन थी, एक बार थोड़ी सी नजर मान लें भाई। इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखी थी कि सी जो है हमारे पास पी सी डी सी 0 से इन्फिनिटी होती है। सी की वैल्यू ये होती है एम सी स्क्वायर बाय 2 के टी, मतलब ये वाले फैक्टर को इन्होंने लेट करा एक्स के इक्वल, सी स्क्वायर आ गया, हाँ सर आ गया। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट मार के इसकी वैल्यू निकाली, 2c dc 2x dx हो गया था, तो इन्होंने 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर c की वैल्यू यहाँ से निकाली, यस सर निकाली। c की वैल्यू जैसे ही यहाँ से निकाली, फिर आगे हमने पुट कर दी डीसी में, डीसी में पुट कर दी तो डीसी की वैल्यू कुछ ही आ गई इन टर्म्स ऑफ dx। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने कुछ ज्यादा खास नहीं करा, सी क्यूब देखा हमने। ठीक है सर, सी क्यूब देखा, सी क्यूब की वैल्यू पुट करी, डीसी की वैल्यू पुट करी, और हमने इंटीग्रेट करा, और हम अपने रिजल्ट तक कुछ ये पहुंच गए। तो हमने इंटीग्रेट करके ये निकाल लिया, और फाइनली अब हम यहाँ, आई होप आपको आसानी तो हुई होगी कुछ डेरिवेशन में। मैं ये नहीं कह रहा आपको 100% समझ में आई होगी, बट कुछ ना कुछ तो आसानी हुई होगी जरूर, कि हाँ ठीक है अब आएगी ना तो क्वेश्चन में ट्राई तो कर सकते हैं, ये हुआ जा सकता है। कुछ कुछ चीजें याद करके, एक दो स्टेप याद करके, एक दो स्टेप थोड़ा बहुत समझ के, अब आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स फॉर वाटर ये दे रखे हैं, मतलब टीसी की वैल्यू और पीसी की वैल्यू, क्रिटिकल प्रेशर की, क्रिटिकल वॉल्यूम ये रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू ए बी की एंड आर की। सर आर की तो वैल्यू पता होती है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तभी आप ऐसा पूछ रहे हो, अदरवाइज आपको ये याद होगा हमने बात करी थी एक्सप्लेन द एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ आर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा हमारे पास टीसी का फॉर्मूला वीसी पीसी और वीसी, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 3b के, तो b निकल जाएगा यहाँ सर, हाँ सर डिवाइड ही तो करना है बस, b निकल जाएगा, क्या पूछना है अभी। अब जैसे ही b की वैल्यू निकलेगी, क्या मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करके a निकाल सकता हूँ, हाँ सर निकाल सकता हूँ। सर आप मुझे बताइए इस वाली में इक्वेशन में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं आप, जो है इसमें भी तो कर सकते हैं, b की वैल्यू a निकल जाएगा। बट द पॉइंट इज यहाँ पर हम r की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो सर r की वैल्यू क्यों निकलवाना चाहते हैं आप, जब हमें पता है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगी, एबनॉर्मल वैल्यू आने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू टू कैलकुलेट r की वैल्यू। क्योंकि एबनॉर्मल वैल्यू क्यों आती है अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपने b की वैल्यू डाली, a निकाल लिया, फिर a और b की वैल्यू आप यहाँ पर डालेंगे, आप tc की वैल्यू फाइनली निकाल लेंगे। नाउ r की वैल्यू जो है वो ये आई, क्यों आई है सर ऐसी, तो r की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो अलग आती है, क्योंकि एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल कंडीशंस पर जो है हमारे पास जो वंडरवॉल्स इंटरेक्शंस होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज वेरी सिंपल, जो हमने बात करती है अपने गैसियस स्टेट में कि वंडर वॉल इंटरेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती एट क्रिटिकल कंडीशन, दैट्स व्हाई आर की जो है वो एबनॉर्मल कुछ वैल्यू आपके सामने आएगी। नेक्स्ट बात करनी है विरियल फॉर्म में हमें वंडरवॉल्स इक्वेशन लिखनी है। सो यहाँ पर वंडरवॉल्स इक्वेशन को सबसे पहले विरियल फॉर्म में अगर हम देखें तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि पीवी इज इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी2 क्या है सेकंड विरियल कोफिशिएंट बाय वीएम, बी3 क्या है थर्ड विरियल कोफिशिएंट बाय वीएम स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है। मतलब पीवी को P इंटू वी एम को एज अ पावर ऑफ सीरीज में लिख रहे हैं, एक सीरीज में लिख रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल सीरीज होगी उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली ना, यहाँ पर क्या करा, हमें पता है वंडरवॉल की इक्वेशन ही होती है, क्या ये सभी लोग मानते हैं, हाँ सर। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस बी को इधर भेज दिया, a अपॉन वी स्क्वायर को इधर भेज दिया। ठीक है, अब मैंने v से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन, तो क्या बन गया है, पी वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी इंटू यहाँ पर v आ जाएगा, यहाँ पर v मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा एक v। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब ये जो ऊपर भी आया था, क्या मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ बचपन वाली में, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है v को नीचे लिख दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखा मैंने v को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट करा, ये बन गया 1 माइनस बी अपॉन वी, बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा। तो b अपॉन वी जो है वो 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि एट लो टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होता है, लो प्रेशर पर वॉल्यूम हाई होती है। अगर डिनोमिनेटर काफी ज्यादा बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर काफी बड़ा है तो ओवरऑल चीज क्या होगी, ओवरऑल चीज काफी छोटी होगी। तो अगर ओवरऑल चीज काफी छोटी हुई तो इसका मतलब वो 1 से काफी ज्यादा छोटी आएगा, हमारा जो छोटा आंसर आएगा, तो 1 से काफी ज्यादा हमारे पास जो आंसर है वो छोटा आने वाला है। तो इसके केस में हम बायनोमियल एक्सपेंशन होती है, शायद वो लगा सकते हैं यहाँ पर, कि 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स, अगर एक्स जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तब हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं एज अ सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो।
तो आरटी को जो था हमारे पास यहाँ पर इस वाली सीरीज को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और आरटी को बाहरी मल्टीप्लाई में रहने दूंगा। सो 1 प्लस बी अपॉन वी, बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, बी क्यूब बाय वी क्यूब, ये सब मैं करता गया, माइनस ए अपॉन वी तक मैं पहुंच गया। माइनस ए अपॉन वी ये था। अब मैंने इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आरटी से, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई करा तो मैं इसको यहाँ पर अंदर ले गया और यहाँ से भी आरटी कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए मैंने ये आरटी था, ये ऊपर वाला आरटी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ये कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया। तो आर टी 1 प्लस बी अपॉन वी माइनस बी बाय आर टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका और इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सेम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने इसको ले लिया, बेसिकली वी की पावर सेम आ रही है यहाँ पर, वी की पावर मैंने यहाँ पे, तो इसको साथ लिखा। जैसे ही मैंने इसको साथ लिखा तो आर टी एज इट इज रहेगा बाहर, 1 एज इट इज रहेगा, प्लस बी माइनस ए बाय वी आर टी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1/v। तो 1/v को मैंने कॉमन लिया, देन बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी को भी आएगा। तो इसी को मैं जस्ट कंपेयर कर दूंगा इससे। और ये जो चीज है मेरी, ये क्या है, ये वाली b is equals to b minus a upon rt is my b2 and that is the second virial coefficient। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। डेरिवेशन हमने इसकी देख रखी है पूरी डिटेल में, हाथ से करिए, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पीड में चलना होता है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना। नेक्स्ट हमें बात करनी है, एक्सप्लेन करना है एंड यूज आइसोथर्म फॉर रियल गैस, देन उसके डिराइव करने हैं रिलेशन बिटवीन। अच्छा ये जो रिलेशन है इसके बारे में बता दूं, क्रिटिकल कांस्टेंट है उसकी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, आप क्या करिए, पीसी का लीजिए और एक उसका दीजिए, तो आप इन दोनों इक्वेशन को करिए एक बार डिवाइड। जैसे ही आप इनको डिवाइड करेंगे तो टी सी बाय पी सी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा आपको, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जो मुझे दिखेगा, ए से ए कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, तो ऊपर ए बचा, हाँ सर ऊपर ए बचा, नीचे आर बचा, नीचे आर बचा, ये वाला भी कैंसिल हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ये वाला भी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया 27, तो नीचे 1/b बचा। तो ये 1/b क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टीसीपीसी। अदरवाइज बी तो हमारे पास सिंपल सा निकल सकता है, जो बी है हमारे पास उसको मैं बोल दूंगा VC/3 के इक्वल, ठीक है। बी को मैं बोल दूंगा VC/3 के इक्वल, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी BC/3 है क्या, सी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर VC/3 लिख रहा हूँ। तो पीसी मेरे पास इक्वल हो जाएगा A/27 इंटू VC²/9, ये कैंसिल हुआ, तो ए की वैल्यू आ गई 3VC² इंटू पीसी। तो ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल वॉल्यूम और वो आ जाती है अगर मुझे रिलेशन डिराइव करना है। अब बात करते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर अ रियल गैस। तो इसकी डिटेल जो हमने देखी है वो हमने देखी है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व देखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रियल गैस की बात करी हमने, आइडियल नहीं करी। तो क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या होता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंड्रयू साहब ने क्या देखा था कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर था तो इसलिए आइसोथर्म बोलते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर। उन्होंने ग्राफ देखा, उन्होंने कुछ वेरिएशन नोट करे, तो फिर उन्होंने क्या करा, एक टेम्परेचर पे मान लीजिए 30 पे देखा, फिर उन्होंने कहा चलो 35 पे देखते हैं, 35 पे करा, फिर 40 पे देखते हैं, फिर जैसे वो 45 पे गए तो उन्हें कुछ अलग ही चीज दिखी, उस अलग चीज की भी बात करेंगे। तो इनिशियली क्या हुआ, जब उन्होंने कुछ टेम्परेचर पे देखा, मान लीजिए 15-20 डिग्री पर, तो उन्होंने जो है क्या करा, प्रेशर को कम रखा। तो प्रेशर कम रखा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम हाई होगी, तो उस फेज में वो गैस फॉर्म में थी। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट था, जो भी रियल गैस थी, वो हमारी रियल गैस की फॉर्म में थी। अब जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ाते गए तो उन्होंने एक पॉइंट पर देखा कि वॉल्यूम एक्सट्रीमली लो होती जो भी नजर आ रही है। उन्होंने देखा भाई ये क्या है, ये क्या है, तो उन्होंने देखा भाई मिक्सचर में जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है। तो आप उनको यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ पॉइंट तक देखा, एक्सट्रीमली वॉल्यूम कम हो गई, कम हो गई, इतनी कम हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड और गैस ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो मतलब इसका मतलब लिक्विफेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर आते एकदम से जैसे लिक्विड बन गया, तब उन्होंने और प्रेशर एक्सर्ट करा बहुत हाई, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भाई ये वॉल्यूम लिक्विड है ना, लिक्विड की वॉल्यूम को आप बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, मतलब ठीक ठाक रहेगी एज कम्पेयर टू गैस की बात करें तो, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये रहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने एक और बार करा, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे करा, फिर उन्होंने एक टेम्परेचर पे करा, उन्होंने देखा भाई गैस आ रही है, गैस आ रही है, अचानक से गैस गायब हो गई, लिक्विड बन गई। वो कह रहा ओ भाई ये क्या होगा, तो उन्हें पता भी नहीं लगा, उन्हें पता भी नहीं लगा कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो उन्होंने उस टेम्परेचर को नोट करा, तो देखा तो पता लगा, और उन्होंने कहा चलो ऐसा हुआ है ना, तो अगली बार उन्होंने कहा इससे थोड़ा हाई करके देखता हूँ क्या होता है। उन्होंने जैसे ही उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करा, गैस लिक्विफाई ही नहीं हो गई। अब वो परेशान, ये क्या हो रहा है, तो उन्हें पता चला वो जो टेम्परेचर था ना, जहां पर गैस अचानक से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, बिना कुछ अपना वो दिए, बिना कुछ इंडिकेट किए हुए, तो वो जो हमारा टेम्परेचर था, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड अबव दैट टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज। कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए आप, गैस लिक्विफाई होके ही नहीं देगी। तो ये हमने पूरी बात कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो आप चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो
नॉर्मल बात कर सकते हैं किसी भी रियल गैस के बारे में कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर एक 13.1 डिग्री पर करा, ए से बी तक क्या है गैस है, बी से सी तक वेपर प्लस लिक्विड है, सी से ऊपर डी तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है एट 31.8 एट सर्टेन डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा टेम्परेचर बनाएंगे सेम ट्रेंड दिखेगा, बट एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां पर भाई अचानक से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, दैट इज माई क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद भाई गैस तो लिक्विफाई होके ही नहीं दे रही, हमेशा आपको गैस ही गैस फॉर्म में नजर आएगी, लिक्विड नहीं बनेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर है सर क्रिटिकल टेम्परेचर था, उससे अगर आप ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई थी दैट इज इम्परसेप्टिबल, ये कि आपको पता भी नहीं चला कि गैस पास हो गई लिक्विड स्टेट में इम्परसेप्टिबल, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आइसोथर्म कॉन्टिन्यूस होगा। सो दैट इज समथिंग, मतलब यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की भी बात करी थी कि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर देखिए वेपर प्लस लिक्विड दो स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ सर दो कर रही है, बट हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट करे, जैसा यहाँ पर वो यहाँ से लेके यहाँ तक गैस, इसके आगे तुरंत हमारे पास जो है आप समझ लीजिए लिक्विड बन रहा है। सो दैट्स इट्स अबाउट हमारे पास इस क्वेश्चन के बारे में। एंड्यूज आइसोथर्म को अच्छे से देखा और हमने समझ लिया। डिस्क्राइब द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, गिव इट्स यूनिट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स डिटर्मिनेशन यूजिंग अ स्टेलेग्मोमीटर। देन कैपिलरी डिप करी हमने तो उसका फिनोमेना बताना है, देन एक न्यूमेरिकल है। तो सरफेस टेंशन की बात डिटेल में कर रखी है, क्या होती है हमारे पास, इट इज सिंपली अ सरफेस फिनोमेना। क्या होता है, किस वजह से आता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स की वजह से ये प्रॉपर्टी आती है, सरफेस फिनोमेना होता है। और क्या बात कर रखी है हमने कि यहाँ पे टेंडेंसी होती है लिक्विड की टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, इसी वजह से ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि हर बंदा चाहता है कि अपना सरफेस एरिया मिनिमम रहे। सो क्या होता है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल आपको ये दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल आपको ये दिख रहा है, इस पी मॉलिक्यूल पर हर तरफ से अट्रैक्शन है, हाँ सर, क्या हर तरफ से इक्वल इंटरेक्शन है, हाँ सर, तो नीचे इंटरेक्शन ज्यादा है। तो मुझे बताइए जब इंटरेक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होती है, तो क्या अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाँ सर बढ़ती है। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल स्टेबल है, हाँ सर। अब ऊपर वाले क्यों नहीं है बात करें, तो ऊपर वाले में अगर हम देखें तो सिर्फ इनको नीचे वाले लोग खींच रहे हैं, इनके साथ अट्रैक्शन तो, बट इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि सरफेस पर है भाई। अब ऊपर तो हमारे पास एयर पार्टिकल्स होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास इनके ऊपर भी कोई मॉलिक्यूल होंगे, तो इनके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई हम ऊपर से और इसको लिक्विड को ऐड ना कर दें, अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेचारे सबसे ऊपर है, इन बेचारों के साथ क्या परेशानी है, इनको यार अट्रैक्शन नीचे से तो मिल रही है ऊपर से, पर इनके पास कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो यार ये कह रहे हैं यार ये इनको ज्यादा अट्रैक्शन है तो इनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी हायर रहती है, किसकी, ऊपर वालों की। ये चाहते हैं किसी तरीके से सरफेस को छोड़ के बल्क में आ जाए, बल्क मतलब इनसाइड आ जाए। क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि भाई वहां स्टेबिलिटी है। हर किसी की टेंडेंसी क्या होती है, टू गेट स्टेबिलिटी। आपकी मेरी हम सबकी क्या टेंडेंसी है, टू बिकम स्टेबल इन लाइफ, यही है। तभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग भी, तभी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तभी एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो वही हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है, उनका भी हक है। तो उनका भी हक है स्टेबिलिटी का, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनको स्टेबिलिटी मिले, तो वो स्टेबिलिटी हमारे पास चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हम देख सकते हैं डाउनवर्ड के जो फोर्स हैं वो ज्यादा है अपवर्ड से, क्योंकि अपवर्ड मॉलिक्यूल ही नहीं है, मोर मॉलिक्यूल्स की भी क्या बात करें, है ही नहीं ऊपर मॉलिक्यूल, ये एक फैक्टर हो गया। देन यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, हमें ये बात पता है। फिर बल्क में जो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सरफेस। बल्क में क्यों हमारे पास जो बल्क में वो एसोसिएटेड किससे होते हैं, लेस एनर्जी से, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन है, सिंपल सी बात है। सरफेस में क्या हो गई, ज्यादा एनर्जी हो गई देन बल्क से। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई सरफेस की, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई, ये इनको टेंडेंसी देती है कि भाई आप बल्क में जाओ, क्योंकि आप लेस स्टेबल हो, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, ये इनका होता है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर क्या होता है, सरफेस पे जो है हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े कम होने लगते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। अब मुझे बताइए नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल है, पास पास होंगे ऑब्वियसली बात है, ऊपर थोड़े कम मॉलिक्यूल है तो थोड़े दूर दूर होंगे, तो डिस्टेंस जो है उनके बीच में जो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसके, सरफेस वालों के बीच में। तो यहाँ पर वो इसी डिस्टेंस को कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिक्रीज दैट डिस्टेंस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के थोड़ी क्लोज आने की कोशिश करते हैं, टू एक्वायर अ नॉर्मल डिस्टेंस, जिसकी वजह से हमें एक स्फेरिकल शेप देखने को मिल जाता है। तो पहले वो स्ट्रेट स्ट्रेट थे, जैसे कि अगर मैं एक थोड़ा सा बताने जाऊँ, पहले वो कुछ ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट थे, बट अब वो उन्होंने देखा कि यार कुछ मॉलिक्यूल्स चले गए, तो वो नीचे कुछ इस तरीके से आएंगे ताकि वो मिनिमम क्लोजेस्ट अपना जो है वो डिस्टेंस मेंटेन कर सके। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्फेरिकल शेप बनता है, और हमारे पास जो है स्फेयर का जो है हमें पता है जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो स्फेयर का हमारे पास जो है वो मिनिमम होता है। तो ये एबिलिटी के फोर्स जो क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब छोटा कर दे साइज या साइज ऑफ सरफेस को, दैट इज सिंपली माई सरफेस टेंशन। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय गामा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसकी डेरिवेशन भी देखी थी, तो डेरिवेशन की आई डोंट थिंक यहाँ पर जरूरत है, बट बता देता हूँ। तो एक कैपिलरी ली, कैपिलरी को हमने किसी लिक्विड में
देखो जैसे ही वो लिक्विड में आई वो ऊपर चढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ h हाइट तक ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। ये इस लिक्विड कॉलम का जो मास होगा कुछ m होगा, हाँ सर, m इंटू जी इसका नीचे फोर्स होगा, और ऊपर जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा होगा दैट इज गामा इंटू 2 पाई आर लग रहा होगा। तो गामा क्या है, सरफेस टेंशन, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं mg बराबर गामा इंटू 2 पाई आर से, और हमें पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे इसकी डेरिवेशन थी। अब हमने बात कर दी फिर स्टेलेग्मोमीटर की, जो आपने अपनी लेबोरेटरी में बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करा होगा, आपका प्रैक्टिकल हो गया होगा, मुझे पता है आपने ये निकाल रखा होगा, आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। वरना मैंने एक बात ये भी बताई थी कि कोई आपको जाइए अपनी ग्रुप की पीडीएफ, ग्रुप उसको कॉलेज ग्रुप ओपन करिए, उस पर जो एक बच्चा होता है हमारी क्लास का, जो हर बच्चे जो पूरी क्लास के लिए प्रैक्टिकल लिखता है, बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरी लिखता है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से थ्योरी ले आते हैं, उनके पास इतनी बेहतरीन थ्योरी होती है, बुक्स में भी नहीं मिलती। वो थ्योरी आप जाके पढ़िए, उन्होंने ये बहुत अच्छे से बता रखा होगा, आपको लिख रखा होगा, और आपने क्लास में नहीं सुना तो कंडीशन है, अगर क्लास में सुना है तो भाई आप मुझसे ज्यादा बता दोगे, आप मुझे कमेंट में बता दोगे कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे है, ये स्टेलेग्मोमीटर ये होता है, ये चीजें ये होती हैं, वरना आप जाके पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। स्टेलेग्मोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसमें हम देखा होगा कि आप यहाँ पर जो है वो लिक्विड की ड्रॉप जो है वो ग्रो होती रहती है, फिर आप ग्रो ड्रॉप्स को नीचे गिराते रहते हैं। एक आपने छोटा सा वो रखा होता है बीकर, हाँ छोटा वाला बीकर रखा होता है, फिर उसमें गिराते हैं, ड्रॉप को काउंट करते हैं, एक ये होता है ड्रॉप काउंटिंग मेथड होता है, ड्रॉप नंबर मेथड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, m1g इज इक्वल टू 2 पाई आर गामा 1, मास जो होता है लिक्विड 1 का उसको हम इसके इक्वेट करते हैं, फिर मास 2 का। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं जितनी भी ड्रॉप्स हमने देखी, हमने कुछ सर्टेन लिक्विड लिया, उसका मास देख लेते हैं हम, मास ऑफ वाटर हम हमारे बेसिकली मास ऑफ वाटर फिर हम देख लेते हैं, फिर गामा 1 बाय गामा 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपना आंसर ले जाते हैं। देन सेकंड था हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड। इसमें क्या था, हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स सेम कोई सेम वॉल्यूम लेते हैं, मतलब मान लीजिए 10 ml लिया मैंने, उसमें मैं देखूंगा भाई कितनी वॉल्यूम बनी, जितनी भी वॉल्यूम बनी है मेरे पास, फिर मैं उससे एक ड्रॉप की वॉल्यूम निकालूंगा। एक ड्रॉप की वॉल्यूम v1 है, टोटल वॉल्यूम v है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ड्रॉप से। मान लो मेरे पास 100 ml है, 100 ml क्या है, टोटल वॉल्यूम है। मैंने देखा मेरी 10 ड्रॉप बनी, 10 ड्रॉप बनी है, तो एक ड्रॉप की कितनी वॉल्यूम हो जाएगी सर, 10 ml हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वही यहाँ पर ये करते हैं, तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पर v अपॉन n1 लेते हैं, और टोटल वॉल्यूम हम उसकी सेम रखते हैं, किसकी, जो हमारे पास दोनों लिक्विड हमने ली। तो यही हम करते हैं, m1 बाय m2 की जगह इस बार हम पुट कर देंगे अपना v अपॉन n, तो v से हमारे पास v कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं, यहाँ पर हमारे पास मास की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास रो इंटू वी लिखेंगे, और v से भी फिर हमारे पास कैंसिल हो गए रो, क्योंकि v हमारे पास सेम है, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, दैट इज v अपॉन n, n1 हमारे पास फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, ठीक। तो ये था हमारे पास ड्रॉप नंबर मेथड। तो यहाँ पर अब सेकंड जो था हमारे पास, कुछ लिक्विड फॉल हो जाते हैं, कुछ लिक्विड नहीं होते, तो उसका रीजन आया था हमारे पास कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कोहेशन। एडहेशन क्या है, एक लिक्विड दूसरा जो हमारी कैपिलरी की वॉल है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज माई एडहेशन। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों होगा, तो इसका मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक आइडिया दूं। ये मान लीजिए यहाँ पर ग्लास है, मैं ग्लास को थोड़ा 3D में बना रहा हूँ। ग्लास क्या होता है, सिलिका होता है, दैट इज SiO4। और यहाँ पर अगर वाटर आया, वाटर ये हमारे पास, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट यहाँ पर क्या करेगा वो, ग्लास के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, क्योंकि ग्लास क्या है, सिलिका है, SiO4 है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सो दैट इज एडहेशन, यहाँ से आता है हमारे पास। एडहेशन का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से आता है, मटेरियल जो बना हुआ होता है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास एडहेसिव फोर्सेस, मतलब ये वाले फोर्सेस डोमिनेट करें, भाई जो लिक्विड है वो चिपकना चाह रहा है किससे, दीवार से, मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर से, जो वॉल ऑफ द कैपिलरी से, तब हमें जो डोमिनेट मिलता है वो एडहेशन डोमिनेशन हो गया, तो हाइट इस केस में राइज हो जाती है। वेरा जब कोहेशन मतलब लिक्विड और लिक्विड आपस में साथ रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी दूसरे के साथ वो ज्यादा चिपके, किसी दूसरे के साथ वो कैपिलरी के साथ वो उसकी जो वॉल है उसके साथ वो अट्रैक्शन करें, तब वहां पर कोहेसिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो अब हम बोलते हैं हाइट हमारी जो है वो फॉल हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल था हमारे पास मरकरी को जब हम लेते हैं तो हमारी जो हाइट है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, और जब हमारे पास किसी वाटर को लेते हैं हम नॉर्मल किसी भी ग्लास कैपिलरी में, तो वाटर में जो है वो हमें हाइट राइज देखने को मिलती है। तो इसका रीजन क्या हो गया, कोहेशन एंड एडहेशन से ही हमारे पास आता है। नेक्स्ट हमने और क्या था, इन्होंने कुछ और भी पूछा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने पूछा क्या रीजन है, रीजन हमने बता दिया भाई, एडहेशन कोहेशन है। व्हाट आर दीज लिक्विड्स कॉल्ड, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग। जो वाटर है हमारे पास वो हमारे पास कहलाएगा वेटिंग लिक्विड, और नॉन वेटिंग हमारे पास क्या रहेगा, मरकरी। तो इसका एग्जांपल भी दे दिया जो इन्होंने नेक्स्ट लाइन में ही पूछा गया है। गिव वन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ, तो आप इसको बता सकते हैं। एक तो रूट प्रेशर फिनोमिना होता है, रूट प्रेशर नाम का फिनोमिना होता है, उसमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास हाइट राइज हो जाती है, रूट प्रेशर हो गया एक। और आप और भी बता सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में तो काफी ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन को मैं नहीं बोलूँ तो मतलब उसमें और भी ज्यादा लग जाते हैं, तो बट रूट प्रेशर एक फिनोमिना हम बोल सकते हैं जहां पर कैपिलरी राइज होता है, बाकी आपको पता होगा कहाँ से। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल, इसको देखते हैं। तो बेंजीन है हमारे पास, उसकी डेंसिटी दे रखी
उसकी सरफेस टेंशन दे रखी है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस बताना है किसका, ऑफ इट्स हाइट्स इन टू कैपिलरीज। अच्छा तो यहाँ पर हमने दो कैपिलरीज ली, उन दो कैपिलरीज में क्या करा, उन दो कैपिलरीज में सर सिंपल सी बात है, हमने हाइट राइज करा के देखी, तो उनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं मान रहा हूं मेरे पास एक कैपिलरी है h हाइट की, इसमें हाइट राइज हुई बेसिकली h1, इसका रेडियस होगा r1। दूसरी कैपिलरी थी, उसका रेडियस होगा r2, उसमें कुछ हाइट राइज हुई r2। मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ h1 इज इक्वल टू 2 गामा डिवाइडेड बाय r1 रो जी, हाँ सर लिख सकते हैं। रो डेंसिटी बेंजीन की सेम रहेगी, गामा सरफेस टेंशन सेम रहेगी, हाइट चेंज हुई है, रेडियस चेंज हुआ है। हाँ h2 की अगर मैं बात करूं तो क्या वो मैं बता सकता हूँ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ गामा डिवाइडेड बाय r2 रो जी, हाँ सर ये भी बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंस इन टू हाइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं बट मुझे h2 माइनस h1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो h2 माइनस h1 के मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूँ डेल्टा एच, जो भी आएगा वो मेरा मैग्नीट्यूड होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पर लिख दूं डेल्टा एच मेरा इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय रो जी आ गया, और 1/r1 माइनस 1/r2। सिंपली आप कर दीजिएगा वैल्यूज पुट करके, बहुत आसानी से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो 2 मैं बात करूं किस किस में यूनिट दे रखी है, अच्छा डेंसिटी मुझे दे रखी है, आप देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में। सो बेटर वुड बी कि आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो दैट इज आई थिंक आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ उससे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आपकी जो वाटर की डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1 ग्राम नहीं, आपको 100 × 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तब आपका आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आपको पहले निकालना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 879 ग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम यार क्या बोल रहा हूँ, किलोग्राम में समझ गए होंगे आप, हमने समझ रहे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सरफेस टेंशन आपकी दे रखी है, रेडियस आप ऐसा करिएगा फिलहाल के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लिएगा मीटर में। तो मिलीमीटर मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिएगा। तो जो भी आपकी हाइट आएगी, जो भी डिफरेंस इन द हाइट आएगा वो आपका मीटर में मिलेगा, आपको मीटर में देखने को मिलेगा। बाकी क्या ही आपको कैलकुलेट करना है, द आंसर इज नो, कैलकुलेटर्स आप हैं, आप सभी के साथ कोई डरने की बात नहीं होगी। तो आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और अपना आंसर रिपोर्ट कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज कैलकुलेट करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखे हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है, वॉल्यूम 5 लीटर दे रखी है, प्रेशर निकालना है किसका, अगर गैस आइडियल। तो PV इज इक्वल टू N इंटू T इंटू R होगा 0.0821, सो उसको मैं लिख दूंगा 1/0.0821 लिख दूंगा। तो PV इज इक्वल टू NRT सिंपल लगाएंगे, प्रेशर आ जाएगा हमारे पास, तो प्रेशर कुछ ATM में आ जाएगा। अब बात करें अगर हमें आइडियल गैस नहीं रियल गैस की बात करें तो P प्लस A/V² V माइनस B इज इक्वल टू RT। N क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बने। तो प्रेशर निकालना है अगर हमारी गैस ऐसी है, तो प्लस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 5.5 लीटर स्क्वायर ATM पर मोल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर काम बन जाएगा, तो यहाँ पे 25 L² ATM पर मोल इनवर्स लिखो तो मोल से मोल कट गया 1 से, इंटू V वायरस पे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, तो वॉल्यूम है हमारी किस में दे रखी है सर, यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम दे रखी है वो लीटर में, ठीक है। टेम्परेचर हमारा किस में है, टेम्परेचर हमारा जो है वो है, तो यहाँ पर अगर हमें वॉल्यूम दे रखी है इसमें, और टेम्परेचर तो होता ही केल्विन में है, और आर जो है वो लीटर ATM में, तो हमें वॉल्यूम को किसी तरीके से लीटर में करना ही होगा। तो यहाँ पर 5 लीटर को मैं 5 लीटर ही रहने देता हूँ, माइनस इसको मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से लीटर में कन्वर्ट करने। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास किसके इक्वल होता है, 1 ml के। तो ये किसके इक्वल है, 1 ml के। तो अगर मुझे लीटर में करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.0638। तो यहाँ पर मेरी जो वॉल्यूम है वो किस में आ गई, लीटर में आ गई, इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास आर जो था वो इसमें था ना 0.082 लीटर ATM पर मोल में। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको करा, इनटू टेम्परेचर मेरा 298। अब आप सिंपल वैल्यू से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ यूनिट वगैरह सेम कर दी, जैसे मैं बताता था आपको कि यूनिट किस तरीके से आप लोगों को यूनिफॉर्म रखनी है, सेम रखनी है, वही यहाँ पर मैंने कर दी। तो आप सिंपल इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर कुछ नहीं होता, सिंपल क्या होता है, एक लिक्विड है मेरे पास, उसको मैं बंद करके रखा हूँ, ये लिक्विड है, लिक्विड कॉन्टिन्यूसली जो है वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब है लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर सिंपली जो वेपर्स बन रही हैं वो यहाँ पे जाके टकराएंगी, यहाँ पे जब टकराएंगी तो कुछ यहाँ पर प्रेशर महसूस होगा। तो वेपर प्रेशर इज सिंपली दैट प्रेशर जब हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो और गैस की जो वेपर्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करनी हो, तो सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इज सिंपली कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। बट एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन
हैज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास होना चाहिए। जितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, और जो गैस वाले कन्वर्ट हो रहे होंगे वो टकराएंगे, जो वापस आ रहे हैं वो वापस आएंगे। तो रेट क्या हमारे पास डायनामिक प्रोसेस होता है, तो जितने हमारे पास मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस, बेसिकली लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर का। नाउ अब यहाँ पर इसका कटआउट देख लेते हैं जो हमने उठाया है केएल कपूर से। तो यहाँ लिखा हुआ है अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो क्या होता है, बाहर का कुछ एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, हाँ सर होता है, जनरली 1 atm होता है। वेपर भी प्रेशर होगा कुछ, हाँ होगा। तो वेपर प्रेशर मैं मान रहा हूं इस वेपर का जो प्रेशर है वो 0.6 atm है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर। मैं अब क्या करूंगा, अच्छा मुझे बताइए, जैसे ही मैं यहाँ पर हीट करने लगूँ, जैसे ही मैं इसको हीट करूँ, क्या ज्यादा वेपर्स बनेगी, हाँ सर। अगर ज्यादा वेपर्स बनी, क्या ज्यादा वेपर टकराएंगी, हाँ सर टकराएंगी। अगर ज्यादा वेपर टकराएंगी, क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा, द आंसर इज यस। तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा टेम्परेचर मान लेते हैं, अभी नॉर्मल था 25 डिग्री, मैंने बढ़ा के कर दिया 30। तो जो मेरा वेपर प्रेशर था, वो 1 atm हो गया। और जैसे ही 1 atm हुआ तो मैंने उस चीज को नोट कर लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस पर मेरा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, एंड दैट टेम्परेचर इज सेट टू बी एज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड or gas, vapor pressure of the liquid exerted on the walls of the container is equal to the external pressure। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई, हाँ सॉरी। अब सपोज करिए मैंने क्या करा, ये तो नॉर्मल था ना, मैंने इसके ऊपर लाके बहुत सारी ईंटें रख दी, क्या इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया होगा, हाँ सर बढ़ गया होगा। क्या मान ले मैं 3 atm हो गया होगा, हाँ सर हो गया होगा। तो अब मैं क्या करूँ, मैं फिर से वही आया, मुझे पता था भाई 30 डिग्री पर बॉईल होगा होगा। मैं आया, मैंने 30 डिग्री करा, देखा, मैंने कहा ये तो बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं आया इसका, ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने थोड़ा और करा, मैंने कहा यार अब भी नहीं आया, तो मैं 40 तक पहुंच गया, 40 तक पहुंच गया, 50 तक पहुंच गया। तो जब मैं 60 डिग्री पर पहुंचा तब इसका बॉइलिंग पॉइंट आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब मैंने एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो वेपर्स को भी उस पे एक्सटर्नल प्रेशर से मैच करना होगा अपना प्रेशर। तो अब इसको 0.6 से 8 एक नहीं पहुंचना, 1 atm तक नहीं पहुंचना, इसको पहुंचना है 3 atm तक। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया वैसे ही क्या हुआ है, मेरा टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। तो पहले 30 था, अब 60 हो जाएगा। अंदाजे से वैल्यू ली है, कोई एक्जेक्ट वैल्यू नहीं। क्या समझ में आया, यस सर आइए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और आता है वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। अगर मैं डालूं तो यहाँ पर मैंने कुछ इंप्योरिटीज डाल दी, मतलब कुछ यहाँ पर डाल दी। तो इंप्योरिटीज क्या करेंगी, सरफेस पर आगे खेलेंगे। अगर मुझे बताइए वो लोग सरफेस पर आ गए तो जो लिक्विड वेपर्स, लिक्विड जो था वो सरफेस से तो जा रहा था, नीचे वाला मॉलिक्यूल तो नहीं जा रहा था कि बस साइड हो भाई यहाँ से हटो मैं जाऊंगा ऊपर, ऐसा तो नहीं हो रहा था। जो ऊपर वाले थे वही जा रहे थे। अब भाई ऊपर वालों के लिए ये इंप्योरिटीज है वो ऊपर आके बैठ, तो जगह घेर ली इन्होंने। तो इसका मतलब क्या, कम मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो पाएंगे, हाँ सर कम हो पाएंगे। तो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अगर वेपर प्रेशर अल्टीमेटली कम होगा तो मतलब कम ही होगा, तो कम वेपर्स बनेंगी। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा गया था। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देख सकते हैं, प्रेशर अबव अ लिक्विड इज एडजस्टेड टू अ डेफिनेट वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं मेन चीज करूँ, इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर हुआ जो जनरली 1 atm के ऊपर होता है, तो जिसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, घटाया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमने बात करी कि यहाँ पर अगर नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी डाली तो क्या होगा, क्योंकि क्या करेंगे वो सरफेस पर आ जाएंगे, किसके द्वारा, बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सॉल्वेंट होंगे, वही लिक्विड भाई कम बचेगा जो पहले था, जो प्योर लिक्विड में था अब उससे कम बचेगा। तो यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे, एस्केप करेंगे, मतलब वेपर में बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आओ अब ज्यादा हीटिंग चाहिए, क्योंकि अब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर पहुंचाना होगा, पहले ऊपर वालों को हटाना होगा, फिर ऊपर वालों से नीचे पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी के बारे में बात करनी है। मैथमेटिकल रिलेशन लेना है बिटवीन विस्कोसिटी एंड, जो हमने लेक्चर में अपने डिस्कस करा है, तो वही स्लाइड उठा ली। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने देख रखा है कि विस्कोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर से। क्यों होती है, क्योंकि भाई हमने जब बढ़ाया टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यस सर बढ़ गई। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, मूवमेंट बढ़ गई, तो इंटरेक्शन कम हो गई। इंटरेक्शन कम हो गई तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो है वो उन उनकी जो वो है दैट इज व्हाट डू वी कॉल इट, कॉल्ड एज विस्कोसिटी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ईटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और ये लगभग एक उन्होंने एस्टिमेट दिया था। फिर यहाँ पर हमने एक इक्वेशन दी थी कि ईटा जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर ई बाय आर टी होता है। यहाँ से इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पर हमने जो मेन करा था वो ये करता है, टू टेम्परेचर्स पर हमने देखा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कि टेम्परेचर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, तो हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाया
अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ई बाय आर टी क्या होगा, ओवरऑल कम होगा। तो ओवरऑल कम होगा मतलब ई पे पावर जो है वो कुछ पहले थी मान लेते हैं 2, अब वो कम होके आ गई 1। तो अगर ई पर मेरी पावर कम हो रही है तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो कम आएगी। हाँ सर कम आएगी। तो इसका मतलब ईटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स हाउ वी डिस्कस। और यहाँ पर क्या है, देन हमें क्या करना है, वेरीज विद टेम्परेचर सपोर्ट योर आंसर, मैथमेटिकल रिलेशन से कर दिया। हाँ, बिटवीन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। देन गैसेस के बारे में हमने देखा था, वहां पर कुछ उल्टा था, दैट इज हमने मीन फ्री पाथ और उसके रिलेशन में देख रखा है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन हर गली के मोड़ पर था वो हमारे भी पेपर में आया था। तो यहाँ पर क्या था, हमने देखा था ईटा जो है वो उसका डेरिवेशन करा था, लंबा चौड़ी इसकी डेरिवेशन थी। पूरी वीडियो में हमने कर रखी है, डेरिवेशन नहीं मांगी तो नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला लिख रहा था तो ये क्या था, सी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी या एवरेज स्पीड थी, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से हमने देखा था जो ईटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा था हमारा। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर बोला कि जो हमारी विस्कोसिटी किसकी है, ये गैस की, ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज होती है, लिक्विड की हमारी डिक्रीज होती है। पूरा इसको डिटेल में पढ़ लिया हमने, समझ लिया। दैट्स इट फॉर द कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री एंड फॉर द कंप्लीट सेमेस्टर 1। मजा आया आप सभी लोगों को पढ़ा के, काफी मेहनत तरीके से वीडियोस बनाई और ये लास्ट लेक्चर हो गया हमारा इसी के साथ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लेक्चर। और जो स्टार्टिंग में बात कही थी उसको मत भूलिएगा, प्लीज उसको फॉलो करिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा और आगे लोगों तक पहुंचाइएगा हमारी वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय ऑल वीडियोस ड्यूरिंग योर सेमेस्टर 1। आई होप सेमेस्टर 2 में भी आपको इसी तरीके का कंटेंट में देने की कोशिश करूंगा।